स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी असाधारण महिलाओं की कहानियों में गहरे उतर रहे हैं जिनके दिमाग ने हमारी दुनिया को बदल दिया। कंप्यूटर विज्ञान, यहाँ तक कि हमारे खेलने के तरीके को भी, लेकिन इतिहास ने अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर दिया या उनका श्रेय किसी और को दे दिया। हाँ, ये अक्सर हुआ है। हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें ऐसी कई महिलाओं का जिक्र है और आज हम उनमें से कुछ चुनिंदा कहानियों को जरा खंगालेंगे। हमारा मकसद है इन प्रभावशाली महिलाओं के अक्सर अनदेखे योगदानों को सामने लाना और समझना कि उनका असर कितना बड़ा था, है ना? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। सोचिए, क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं कि जिस मोनोपोली गेम को शायद हम सबने कभी न कभी खेला है, हाँ बिल्कुल खेला है, या जिस वाईफाई तकनीक पर हम आज इतने निर्भर हैं, उनकी जड़ें ऐसी महिला आविष्कारकों के काम में थीं जिन्हें उनका सही क्रेडिट शायद कभी मिला ही नहीं। सही कहा। चलिए इसी पड़ताल को शुरू करते हैं। शुरुआत एलिजाबेथ मैगी से करते हैं। 1904 में उन्होंने एक बोर्ड गेम बनाया था, द लैंडलॉर्ड्स गेम। हाँ। सुनने में आता है कि इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि उस समय की अर्थव्यवस्था, खासकर जमींदारी और टैक्स सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी करना था। जी हाँ, बिल्कुल, वो एक शिक्षण उपकरण जैसा था। लेकिन आज हम सब मोनोपोली के नाम से जो गेम जानते हैं, उसका क्रेडिट चार्ल्स डैरो को दिया जाता है। ये कैसे हुआ? असल में मैगी दिखाना चाहती थी कि कैसे जमीन पर एकाधिकार यानी मोनोपोली कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देता है जबकि बाकियों को मुश्किल होती है। खेल के दो नियम सेट थे, एक जो एकाधिकार के नुकसान दिखाता था और दूसरा जिसमें संपत्ति बनाने से समाज को फायदा होता था। अच्छा, दो सेट थे। हाँ। चार्ल्स डैरो ने बाद में सिर्फ पहले वाले नियम सेट को लिया, उसे थोड़ा सरल बनाया और पाकर ब्रदर्स को मोनोपोली के नाम से बेच दिया। तो खेल का मूल ढांचा और विचार मैगी का था, लेकिन उसका रूप बदलकर डैरो ने पेश किया और वही लोकप्रिय हो गया। हाँ बिल्कुल। और यहाँ समय का भी बड़ा हाथ था। डैरो ने इसे अमेरिका की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बेचा। उस वक्त लोग शायद अमीर बनने के सपने देखने वाले खेल से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे थे ना। हाँ शायद। मैगी ने अपने अधिकार साबित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बहुत कम मुआवजा मिला और डैरो को ही आविष्कारक मान लिया गया। उस दौर में एक महिला के बौद्धिक काम को, खासकर अगर कोई पुरुष उसे लेकर व्यावसायिक सफलता पाले, गंभीरता से लेना बहुत मुश्किल था। अगर मैगी का मूल खेल ना होता तो शायद मोनोपोली जैसा गेम बनता ही नहीं या उसका रूप कुछ और होता। ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं, ये उस समय के सामाजिक और लैंगिक पूर्वाग्रहों की भी कहानी है। ये तो बाकी सोचने वाली बात है कि एक सामाजिक संदेश वाले खेल का ऐसा रूपांतरण हुआ। चलिए अब विज्ञान के क्षेत्र में चलते हैं। मिलीवा मैरिक, इनका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली पत्नी के तौर पर लिया जाता है। जी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो खुद एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थीं। सापेक्षता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उनकी क्या भूमिका थी? श्रेय तो पूरी तरह आइंस्टाइन को ही जाता है। हाँ, ये एक जटिल और काफी बहस का विषय रहा है। मिलेवा मैरिक ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में आइंस्टाइन की सहपाठी थीं और अकेली महिला थी उनके फिजिक्स ग्रुप में। अकेली महिला? हाँ, दोनों के बीच लिखे गए खतों में ऐसे वाक्यांश मिलते हैं जैसे हमारा काम, हमारा सिद्धांत, खासकर सापेक्षता के शुरुआती विचारों पर। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मैरिक की गणितीय प्रतिभा ने आइंस्टाइन के विचारों को गणितीय रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, क्योंकि आइंस्टाइन खुद को गणित में उतना माहिर नहीं मानते थे। हमारा सिद्धांत, ये सुनना ही कितना कुछ कहता है, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में उनका नाम क्यों नहीं आता? इसके कई कारण हैं। एक तो 20वीं सदी की शुरुआत में अकादमिक दुनिया महिलाओं के लिए बहुत पक्षपाती थी। एक महिला का स्वतंत्र या सहयोगी शोधकर्ता के रूप में पहचान पाना लगभग असंभव था। दूसरे, उनकी शादी के बाद उनका एकेडमिक करियर लगभग खत्म हो गया। अच्छा। खासकर बच्चों के जन्म के बाद। और तीसरा, आइंस्टाइन की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि किसी और की योगदान की बात दब गई। हालांकि हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कितना और क्या योगदान दिया, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या उस समय के माहौल ने उनके संभावित योगदान को पहचान मिलने ही नहीं दी। सही। मैरिक की कहानी दिखाती है कि कैसे प्रतिभाशाली महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं और संस्थागत पूर्वाग्रहों के कारण विज्ञान के इतिहास से मिटाया जा सकता है। सही कहा, शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका असल योगदान कितना था। अब उस महिला की बात करते हैं जिनके काम ने जीव विज्ञान की दिशा बदल दी, रोजालिंड फ्रैंकलिन। हाँ, रोजालिंड फ्रैंकलिन। उनकी फोटो 51 का जिक्र डीएनए की कहानी में आता है।
लेकिन नोबेल पुरस्कार वॉटसन और क्रिक को मिला। इसमें क्या हुआ था? रोजलिंड फ्रैंकलिन एक बेहतरीन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थी। क्रिस्टलोग्राफी? मतलब अणुओं की संरचना समझने के लिए उन पर एक्सरे डालकर उनकी तस्वीरें लेना, है ना? हाँ। उन्होंने डीएनए की बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण तस्वीरें खींची थीं, जिनमें से एक थी फोटो 51। यह तस्वीर डीएनए के हेलिक्स यानी वो घुमावदार सीढ़ी जैसी संरचना का सबसे स्पष्ट प्रमाण थी। अच्छा। वॉटसन और क्रिक डीएनए का मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही संरचना समझ नहीं पा रहे थे। तो उनकी तस्वीर निर्णायक थी। फिर उन्हें श्रेय क्यों नहीं मिला? कहानी ये है कि फ्रैंकलिन के एक सहयोगी थे, मॉरिस विल्किंस। उन्होंने फ्रैंकलिन की अनुमति के बिना उनकी यह तस्वीर वॉटसन को दिखा दी। बिना अनुमति के? हाँ, उस तस्वीर को देखकर वॉटसन को तुरंत समझ आ गया कि डीएनए की संरचना दोहरी हेलिक्स वाली है। वॉटसन और क्रिक ने फिर तेजी से अपना मॉडल प्रकाशित किया, जिसमें फ्रैंकलिन के डेटा का महत्व स्वीकारा तो गया, लेकिन बहुत हल्के ढंग से। दुखद बात यह है कि 1958 में फ्रैंकलिन की कैंसर से मृत्यु हो गई और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ओहो। 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब अगर वो जीवित होती हाँ, तो शायद उन्हें भी पुरस्कार मिलता। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उस समय भी, जैसा हमने कहा, महिलाओं को वैज्ञानिक समुदाय में पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता था। कई लोग मानते हैं कि उनके प्रायोगिक काम यानी एक्सपेरिमेंटल वर्क को वॉटसन और क्रिक के सैद्धांतिक मॉडल, थ्योरेटिकल मॉडल से कम आंका गया। हाँ। जबकि उनका डेटा उस मॉडल का आधार था। फ्रैंकलिन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे महत्वपूर्ण प्रायोगिक डेटा जुटाने वाले वैज्ञानिकों, खासकर महिलाओं को, कभी-कभी सिद्धांत बनाने वालों की तुलना में कम श्रेय मिलता है। हाँ, जबकि दोनों ही जरूरी हैं, है ना? बिल्कुल जरूरी है। उनके बिना डीएनए की संरचना समझने में शायद और कई साल लग जाते। हाँ, मुमकिन है। ये तो विज्ञान की दुनिया का एक स्याह पहलू है। अच्छा, अब तकनीक की तरफ मुड़ते हैं। एक ऐसा नाम जो हॉलीवुड की चमक दमक से जुड़ा है, लेकिन जिनका दिमाग एक शानदार आविष्कारक का था, हेडी लैमर। हेडी लैमर, हाँ बिल्कुल। फिल्मों के अलावा उनका क्या योगदान था? हेडी लैमर 1940s के दशक की एक मशहूर फिल्म स्टार थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनमें एक आविष्कारक भी छुपा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने दोस्त और संगीतकार जॉर्ज एंथिल के साथ मिलकर एक ऐसी तकनीक का पेटेंट कराया जिसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीका था जिससे रेडियो संदेशों को दुश्मन द्वारा जैम या इंटरसेप्ट किए जाने से बचाया जा सके। कल्पना कीजिए कि आप किसी से गुप्त बात कर रहे हैं और आप लगातार अलग अलग रेडियो चैनलों पर कूद रहे हैं, एक पूर्व निर्धारित पैटर्न में जिसे सिर्फ आपका साथी जानता है। कोई बाहरी व्यक्ति जो सुनने की कोशिश कर रहा है, उसे सिर्फ शोर सुनाई देगा, क्योंकि वो सही चैनल पर सही समय पर नहीं होगा। वाओ! लामर और एंथिल का आइडिया पियानो रोल के मैकेनिज्म से प्रेरित था, जो फ्रीक्वेंसी बदलने के पैटर्न को सिंक करता। उनका मूल उद्देश्य था अमेरिकी नौसेना के टॉर्पीडो को गाइड करने वाले रेडियो सिग्नलों को सुरक्षित करना। ये तो कमाल का आइडिया है। क्या सेना ने इसका इस्तेमाल किया? विडंबना देखिए, सेना ने उस समय इस तकनीक को ये कहकर खारिज कर दिया कि इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। अरे! पेटेंट एक्सपायर हो गया और लामर को इसका कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन कई दशकों बाद, शीत युद्ध के दौरान और फिर बाद में, इसी मूल सिद्धांत पर आधारित तकनीकें विकसित हुईं। सच में? हाँ, आज हम जो वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और कई सुरक्षित सैन्य संचार प्रणालियां इस्तेमाल करते हैं, उन सब की नींव में कहीं न कहीं लेमर और एंथिल का वही फ्रीक्वेंसी हॉपिंग का विचार है। कमाल है। मतलब हम रोज उनकी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें उनके जीवन काल में इस आविष्कार के लिए बहुत देर से और बहुत कम पहचान मिली। ये दिखाता है कि कैसे एक महिला का, खासकर जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हो, उसके गंभीर तकनीकी योगदान को नजरअंदाज किया जा सकता है। एक फिल्म स्टार और एक गुप्त आविष्कारक, ये कहानी तो वाकई फिल्मी है। चलिए अब उस महिला की बात करते हैं जिन्होंने हमें सितारों तक पहुंचाने में मदद की, कैथरीन जॉनसन। जी, कैथरीन जॉनसन। हिडन फिगर्स फिल्म ने उनकी कहानी कई लोगों तक पहुंचाई, लेकिन नासा में उनका असल काम क्या था? कैथरीन जॉनसन नासा की शुरुआती दिनों की उन अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं में से थीं जिन्हें मानव कंप्यूटर कहा जाता था। मानव कंप्यूटर? हाँ, मतलब ये महिलाएं जटिल गणितीय गणनाएं हाथ से करती थीं, जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी थी। जॉनसन की खासियत थी उनकी सटीक कक्षीय गणनाएं, ऑर्बिटल कैलकुलेशंस, यानी ये पता लगाना कि अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के चारों ओर या चंद्रमा तक जाने के लिए किस रास्ते पर, किस गति से जाना होगा। और कहा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन ने कंप्यूटरों से ज्यादा उन पर भरोसा किया था। हाँ, ये बिल्कुल सच है।
1962 में जब जॉन ग्लिन पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले पहले अमेरिकी बनने वाले थे, हाँ, तब नासा ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का इस्तेमाल उड़ान पथ की गणना के लिए किया था। लेकिन ग्लिन ने कहा कि जब तक वो लड़की यानी कैथरीन जॉनसन खुद इन नंबरों की जांच नहीं कर लेती तब तक वो उड़ान नहीं भरेंगे। वाह, जॉनसन ने हाथ से गणना करके कंप्यूटर के नतीजों की पुष्टि की और तब जाकर मिशन आगे बढ़ा। ये तो जबरदस्त विश्वास था उनकी काबिलियत पर। लेकिन फिर भी उन्हें पहचान मिलने में इतना समय क्यों लगा? उस समय अमेरिका में नस्लीय और लैंगिक भेदभाव चरम पर था। अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को अलग रखा जाता था, उन्हें कमतर आंका जाता था। कैथरीन जॉनसन और उनकी जैसी कई मानव कंप्यूटर महिलाओं ने अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता में नींव का काम किया, लेकिन दशकों तक उनका योगदान पर्दे के पीछे ही रहा। श्रेय अक्सर पुरुष इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों को ही मिलता रहा। हिडन फिगर्स जैसी कहानियों ने अब जाके उनके महत्वपूर्ण योगदान को सामने लाया है, ये दिखाते हुए कि कैसे दृढ़ता और प्रतिभा के दम पर उन्होंने न केवल वैज्ञानिक बाधाओं को पार किया बल्कि सामाजिक बाधाओं को भी चुनौती दी। उनकी गणनाओं के बिना अमेरिका के शुरुआती अंतरिक्ष सफलताएं शायद संभव ही नहीं होती। तो इन सभी कहानियों को सुनकर एलिजाबेथ मैगी, मिलीवा मैरिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन, हेडी लामर, कैथरीन जॉनसन और भी कई नाम हैं जिनका जिक्र उस ब्लॉग पोस्ट में था, जैसे एडा लवलेस, सोफिया कोवलेस्काया, मैरी एनिंग। हाँ, लिस्ट लंबी है। तो क्या कोई एक धागा है जो इन सबको जोड़ता है? क्या पैटर्न दिखता है यहाँ? हाँ, एक बहुत स्पष्ट पैटर्न उभरता है। इन सभी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में मौलिक मतलब बिल्कुल नया क्रांतिकारी काम किया, लेकिन उनके योगदान को या तो नजरअंदाज किया गया या कम करके आंका गया या फिर उसका श्रेय पुरुष सहकर्मियों या संस्थानों को दे दिया गया। इसके पीछे कई कारण काम कर रहे थे उस समय का। गहरा लैंगिक पूर्वाग्रह, महिलाओं के लिए शिक्षा और पेशेवर अवसरों की भारी कमी, नस्लीय भेदभाव जैसा कैथरीन जॉनसन के मामले में, और कभी-कभी सिर्फ किस्मत या सही समय पर सही जगह ना होना। सही कहा। लेकिन सिर्फ पैटर्न पहचानना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि इस अनदेखी की कीमत क्या थी। हमने ना सिर्फ इन महिलाओं की प्रतिभा का अपमान किया बल्कि शायद विज्ञान और तकनीक की प्रगति को भी धीमा कर दिया। हाँ, ये भी हो सकता है। सोचिए, अगर मैगी के क्लेल के सामाजिक पहलू को गंभीरता से लिया जाता, अगर मैरिक के गणितीय कौशल का पूरा उपयोग होता, अगर फ्रैंकलिन का डेटा तुरंत और सम्मानपूर्वक साझा किया जाता, अगर लैमर की तकनीक को पहले ही अपना लिया जाता, अगर जॉनसन जैसी महिलाओं को शुरुआत से ही बराबरी का दर्जा मिलता, शायद आज हमारी दुनिया थोड़ी अलग होती। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी तकनीक, हमारी वैज्ञानिक समझ, ये सब उन महिलाओं की मेहनत और सोच का भी नतीजा है जिनके नाम शायद हम जानते तक नहीं। सही। मोनोपोली से लेकर वाईफाई तक, डीएनए से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक, उनका असर हर जगह है, बस इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। आज हमने उस ब्लॉग पोस्ट में बताई गई कुछ कहानियों के जरिए इन अद्भुत महिलाओं के योगदान को समझने की कोशिश की है। भले ही इतिहास ने उन्हें भुला दिया हो, पर उनकी खोजों ने दुनिया को दिशा दी है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है, आज के दौर में क्या हो रहा है? क्या आज भी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे लोग हैं जिनके योगदान को इसी तरह अनदेखा किया जा रहा है, जिनमें किसी की भी कड़ी मेहनत और प्रतिभा को उसकी पहचान मिले, चाहे उनका लिंग, पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो? बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ अतीत के बारे में नहीं, ये हमारे वर्तमान और भविष्य के बारे में भी है। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।